और आज की डेट में एक नया साहूकार आ गया है जिसको हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो उनके अंदर तो लेन देन की कोई ना शर्त होती है ना लिखित पढ़त होती है, केवल एक मोटी ब्याज दर होती है जिसके चलते वो ब्याज के कुचक्र में फंस जाते हैं और अल्टीमेटली जो उनको सम्मान की ठेस पहुंचती है, प्रताड़ित किया जाता है, वो आत्महत्या। तो भारत के ग्रामीण भारत के अंदर ये जो गठजोड़ है शासक वर्ग का, पुराना भूस्वामी, नया भूस्वामी, ये जो नया अमीर है, इसके खिलाफ, और इसका जब गठजोड़ होता है, आपका जो बड़ा साम्राज्यवाद है, जो बड़ी पूंजी है, उसके साथ इन दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इन दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। लेफ्ट लेंस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम देश दुनिया में हो चल रही घटनाएं, परिस्थितियों पर परिचर्चा करते हैं। परिचर्चा के लिए आज हमारे बीच अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के लीडर, ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमरेड विक्रम हैं। मैं विक्रम जी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और उनसे जानना चाहता हूं कि क्या हालात हैं आज खेत मजदूर के। धन्यवाद राजीव जी बुलाने के लिए और खेत मजदूरों को पहचान देने के लिए, क्योंकि सरकार की नीतियों में एक आंकड़े के तौर पे केवल खेत मजदूर हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे कि खेत मजदूर क्या है। एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले 2-3 दशकों के बड़े मजबूत संघर्षों से किसानों ने अपने प्रति एक सहानुभूति पैदा की है, ये बहुत अच्छी बात है। पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पैदावार केवल किसान करते हैं, लेकिन जो असल पैदावार है, जो उस किसान के खेत में खेत मजदूर है, जिसको भारतीय सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो आपके सेंसस है भूमिहीन बोलते हैं, और उनके पास काम करने के अलावा कोई और साधन नहीं है, अपना श्रम जो बेचते हैं वही है। और उनकी स्थिति आज ये है कि पहले समय में तो काम मिलता था, मजदूरी की लड़ाई थी, पर आज की डेट में विशेष तौर पे जो 1991 के बाद की नीतियां हैं, काम इतना कम हो गया है खेत के अंदर, जो खेत मजदूर है उनकी संख्या बढ़ गई है। विशेष तौर पे जो कृषि के अंदर लगातार मंदी का दौर है, जिसको हम कृषि संकट बोलते हैं, जिसमें पिछले 3 दशकों में 4 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। पर शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि उन किसानों के अंदर खेत मजदूर भी हैं। 2013 से पहले यानी जो 4 लाख जो आत्महत्याएं हुई हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में खेत मजदूर हैं। 2013 से पहले उनका कोई आंकड़ा नहीं होता था। 2013 के बाद से वो आंकड़ा शुरू हुआ है और 47,000 के आसपास जो खेत मजदूर हैं, वो किसान अपनी आत्महत्याएं कर चुके हैं इस दौर के अंदर भी। इसका ये मतलब है कि आत्महत्या एक आंकड़ा लगता है इन दिनों। हम इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं समाज के अंदर कि वो आंकड़ा लगता है, पर एक अपना जीवन खत्म कर देना बहुत बड़ी बात है। उसका कारण है कि उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। कि किसान लोन लेता है ताकि वो कृषि कर पाए, पर ये लोन क्यों लेते होंगे? ये लोन लेते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, या फिर जब कोई बीमार हो जाता है अस्पताल की फीस के लिए। ये जो लोन की बात आप कर रहे हैं, इसमें मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि जब भी बैंक लोन देता है, कर्ज देता है, तो देखता है कि उसके पास संसाधन क्या है। अगर लौटा नहीं सकता तो उसके पास क्या है। तो ये खेत मजदूर उसी पे आ रहा हूँ कि उनके पास कोई गारंटी नहीं है, तो बैंक तो उनको लोन नहीं देता है। तो उनको जाना पड़ता है गांव के साहूकार के अंदर। और आज की डेट में एक नया साहूकार आ गया है जिसको हम माइक्रो फाइनेंस कंपनीज इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो उनके अंदर तो लेन देन की कोई ना शर्त होती है ना लिखित पढ़त होती है, केवल एक मोटी ब्याज दर होती है जिसके चलते वो ब्याज के कुचक्र में फंस जाते हैं और अल्टीमेटली जो उनको सम्मान की ठेस पहुंचती है, प्रताड़ित किया जाता है, वो आत्महत्या करते हैं। पिछली बार हम लोग बातचीत करने में एडवा के लीडर मरियम धबले से जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि महिलाओं की बड़ी संख्या है जो इस बिल्कुल सही, और उन महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा खेत मजदूर महिलाओं का होगा, क्योंकि उनके पास आजीविका का साधन नहीं है। कृषि संकट के चलते जो छोटा किसान है, मझोला किसान है, एनएसएसओ के अलग अलग आंकड़े बताते हैं कि वो अपनी जमीन बेचने पे मजबूर हो रहा है। मजबूर हो रहा है तो क्या करेगा वो खेत मजदूर हो जाएगा। खेत मजदूर हो जाएगा तो हमारे देश के अंदर पहले किसान ज़्यादा होते थे, खेत मजदूर कम होते थे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1991 तक कृषि के अंदर 27% खेत मजदूर थे। 1991 मतलब नव उदारवाद की नीति आने के बाद। और आज 2011 के आंकड़े क्या बताते हैं?
कृषि के अंदर 55% खेत मजदूर है और 45% किसान है, यानी कि किसान कम हो गए, खेत मजदूर ज्यादा हो गए, मतलब उनकी जमीन भी की खत्म हो देख गई जमीन के ऊपर हाथ से काम करने वालों की संख्या बढ़ गई, सीमांत काम किसान कम हो गया, सीमांत किसान जो है वो खेत मजदूर हो होने में। तो एक उपन्यास मुझे याद आता है, एग्जैक्टली गोदान, गोदान जिसका होड़ी जो है वो जिंदगी भर अपने उस कर्ज को बचाने के लिए बेटी को तक को बेचता है कि जमीन बच जाए, पर और अंत में उसको वो भी खोना पड़ता और है, वो खेत मजदूर की श्रेणी में चला जाता और ये है। 35-36 का उपन्यास है, और आज हम 2025 में हैं, लेकिन हालात जो है अगर वही है, तो मैं यहीं से एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आखिर ये जो मजदूर हैं, जब हम कहते हैं मजदूर और खेत मजदूर, तो इसमें क्या डिफरेंस है? क्या खेत मजदूर बिल्कुल अलग कैटेगरी है, या वो मजदूर भी है खेत मजदूर भी है? उसको जानना ये एक चाहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर बहुत सारे अर्थशास्त्री आज की डेट में डिबेट कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, और हमारे अनुभव क्या बोलते हैं। आज की डेट में खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूर के बीच की जो रेखा है वो सीमा बची नहीं है। क्योंकि जिस पे हम पहले बात कर रहे थे, खेत के अंदर काम की संख्या कम हो गई है, तो क्या करेगा वो? पहला काम जो करना पड़ता है पलायन करेगा, पलायन करेगा। और पलायन ऐसा नहीं कि वो शहर के अंदर ही आ रहा है, अब हम जानते हैं कि जो हमारी औद्योगिक विकास की दर है वहां तो उसको काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या जा रहा है। अब हम जब जाते हैं कि बिहार से पंजाब, बिहार से हरियाणा, बंगाल से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूरे भारत से केरला धान की रोपाई के लिए उसकी अलग अलग काम के लिए उसके जाते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। एक और दूसरा, जब खेत के अंदर काम नहीं कर रहा तो हमें बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क, कि अब केवल एक ही दिन के अंदर और एक ही मौसम के अंदर अलग अलग काम कर रहा है। हो सकता है कि जब आपका खेती का समय है तो वो सुबह शाम खेती कर रहा है, दिन के अंदर आपके निर्माण के अंदर मजदूरी कर रहा है, या कोई ठेला लगा रहा है, या कोई और तरह का काम कर रहा है, और सीजन के अंदर ये सब लोग खेती के ऊपर काम करते हैं, और ऑफ सीजन के अंदर अलग अलग जो काम करते हैं, जिसको हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्क बोलते हैं। मल्टीपल वर्क है, कोई एक उनका जॉब नहीं बचा है। पर हाँ, एक बात समझने की जरूरत है कि इन सब का जुड़ाव कृषि से है, खेती से है, और हमें ये समझने की बड़ी जरूरत है कि इसका एक बड़ा जो कारण है बाकी नीतियों के अलावा, वो कारण है कि जो एक आस लगा के बैठे थे कि मेरे को जमीन का हिस्सा मिलेगा खेत मजदूरों को, जिसका और जो केवल खेत मजदूरों के जीवन से नहीं जुड़ता, वो मेरे देश की उत्पादकता से भी जुड़ता है। बिल्कुल, यही मैं जानना चाहूँगा। आपका चूंकि एज ए लीडर आपको विभिन्न राज्यों का दौरा करना होता है और वहाँ देखते होंगे, तो मैं दो राज्य का एग्जाम्पल लेके पूछना चाहूँगा। बिहार एक है और दूसरी तरफ केरल है, तो आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बिहार से ये जो खेत मजदूर हैं वो बड़ी संख्या में केरल माइग्रेट हुए। पहला, अगर मैं सीधा सा आपको आंकड़ों में बताऊं तो केरल के अंदर जो खेत मजदूर है उसकी दिहाड़ी 800 रुपया है, सरकार ने घोषित की हुई, और बिहार के अंदर आज भी 150 और 200 रुपये से ऊपर उसको नहीं मिलता है। ये एक बड़ा है। और आगे जाएंगे केरल के अंदर, हालांकि केरल का क्षेत्रफल बहुत छोटा है, जमीन बहुत छोटी है उनके पास, और फिर भी जो वहाँ पे लैंड रिफॉर्म हुए हैं, लोगों को जमीन मिली है, केवल आर्थिक सम्मान नहीं हुआ है, सामाजिक सम्मान के अंदर भी उनके बढ़ोतरी हुई है, वो दिखता है उनके रहन सहन के अंदर। और केरल तो हाईली अर्बनाइज्ड है, वहाँ का जो गांव भी है वो आपके हमारे बिहार के शहर के बराबर का है। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार के अंदर जो जमीन लोगों को मिली है वो लड़ाई से मिली है, वो जो लाल झंडे की ताकतें हैं उनकी लड़ाई से मिली है। पर समस्या ये है कि लड़ाई से जमीन तो मिल गई, पर वो जो कागज मिलना था, वो नहीं, मलकियत मिलनी थी, वो नहीं मिली है। और आज की डेट के अंदर जो हमारे अकादमिक बोलते हैं कि आपका जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको पलटा जा रहा है, रिवर्सल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, अदालतों के माध्यम से, या पुराने जो बिहार के अगर आप देखेंगे तो बड़े सारे मठ, बड़े सारे बाबा ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन वहां पर है। आज फिर उनके नुमाइंदे बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर जाके कि ये जमीन हमारी है, और कोर्ट उनके पक्ष के अंदर दे रहा है। आप सीलिंग एक्ट कहाँ? और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां डी बंदोपाध्याय की जो रिपोर्ट ये बोलती है कि वहां पर अगर इतनी जमीन है कि सबको जमीन दी जा सकती है, इतनी जनसंख्या है, और वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए बिहार के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण, माइग्रेशन का बड़ा कारण है कि जमीन है वो उनको नहीं मिल रही, और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसके ऊपर खेती नहीं हो पा रही, सही तरीके से खेती नहीं हो पा रही। अगर लैंड रिफॉर्म्स होते, मेरी मलकियत होती, हम मेहनत से उसके ऊपर काम करते, उससे उत्पादकता भी बढ़ती।
उसके ऊपर उद्योग लगाते जो खेती के ऊपर आधारित उद्योग होते और पलायन नहीं होता, वो वहाँ पे रुकता। बिल्कुल सही ये आपने दो राज्यों की परिस्थिति का तुलना किया। मैं एक सामान्य नजरिए से देखूं तो किसान आंदोलन में किसानों ने बहुत साफ साफ देखा कि हमारा दुश्मन कौन है, जिसके लिए उन्होंने एक आंदोलन किया, उसको टैग भी किया अंबानी अडानी के पक्ष की नीति सरकार बना रही है, हमें लूट रही। खेत मजदूर कैसे अपने दुश्मनों को पहचाने? अगर मैं इसको बड़ी साधारण भाषा में बोलूं तो इस समय हमें दो खेत दुश्मन दिखते हैं। अब एक समय था जब जिसको आप पारंपरिक भूस्वामी बोलते थे, लैंडलॉर्ड जिसको आप बोलते थे, वो होता था। पर आज की डेट के अंदर काम के अंदर परिदृश्य बदला है, विशेष तौर पर 1991 के अंदर जो नव उदारवाद की नीतियों को जिनको फायदा पहुंचा, जिनके पास पैसा आया, उसने जमीन भी खरीदी और साथ में अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया अलग अलग तरीके से। ये पूरे जो शिक्षण संस्थान है, ये जो पेट्रोल पंप्स है, जो बड़ा ठेकेदार है, और वही लोग कौन है, रूपांतरण हुआ, जो ब्यूरोक्रेट भी बने और आज की डेट के अंदर वो गांव की राजनीति को भी नियंत्रित करते हैं और जो वहाँ के समाज की नीति निर्धारण के अंदर भी वो नियंत्रित करते हैं। हमारी लड़ाई उस गठजोड़ से है जिसको आप नव धड़ांडे बोलते हैं, नया अमीर बोलते हैं। वो आपका जो शासक वर्ग है वो हिस्सा है उसका, जो ग्रामीण गरीब है जिसके अंदर खेत मजदूर, और ये लड़ाई केवल खेत मजदूरों की नहीं है, खेत मजदूर, गरीब किसान, मध्यम किसान, और आज की डेट के अंदर जो नव उदारवाद की हमला है, जिस कृषि कानूनों की आप बात कर रहे थे, किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, वो केवल भारतीय जो सत्ता थी वहां तक नहीं था, वो तो गठजोड़ था उसका, क्योंकि उनको बाहर की कंपनियों को भारत के अंदर पेंशन देना था, लाना था, जमीन के ऊपर कब्जा देना था। इसीलिए लड़ाई क्या थी, कारपोरेट के खिलाफ। और वो किसान की लड़ाई नहीं थी, वो खेत मजदूर की भी लड़ाई थी, और उसके अंदर खेत मजदूरों ने बड़ी संख्या के अंदर हिस्सेदारी भी की। तो हमारी लड़ाई दोनों के साथ है। जो भारत के ग्रामीण भारत के अंदर ये जो गठजोड़ है शासक वर्ग का, पुराना भूस्वामी, नया भूस्वामी, ये जो नया अमीर है, इसके खिलाफ, और इसका जब गठजोड़ होता है, आपका जो बड़ा साम्राज्यवाद है, जो बड़ी पूंजी है, उसके साथ, इन दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, इन दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। यहीं से एक सवाल निकलता है, जो जब नव उदारवाद नीति आ रही थी, ठीक वही वक्त था कि उसके खिलाफ एक माहौल बना जिसमें यूपीए सरकार आई और लेफ्ट की एक अहम भूमिका उसमें थी, और वही वो दौर था जिस समय मनरेगा कानून बनाया था और मनरेगा के जरिए एक हस्तक्षेप ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया था। आज उसके क्या उसकी स्थिति है? पहले मैं थोड़ा ठीक करूं कि जो 1991 का दौर आया वो कांग्रेस ने गिराया, पहले हमें ये समझने की जरूरत है। उन नीतियों के चलते जो सांप्रदायिक ताकतें थी उनको मौका मिला सर उठाने का, जिसकी सरकार एक बनी, और उनको रोकने के लिए वामपंथ ने समर्थन दिया कांग्रेस को। बिल्कुल, क्योंकि नीति तो उनकी वही थी, पर वामपंथ ये समझता है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं ये बहुत बड़ा खतरा है, जो खेत मजदूर है, जो मजदूर है, उसका शोषण तो करती है और उसको बांट भी देती है। बिल्कुल। आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, मनरेगा के अंदर जब हम अपनी दिहाड़ी के लिए एक दिन लड़ रहे होते हैं और शाम को टीवी के ऊपर देखते हैं कि वो बोलता है हिंदू मुस्लिम, तो अगले दिन जाके वो जो मजदूर है, मजदूर नहीं रहता, वो मुस्लिम मजदूर हो जाता है, वो हिंदू मजदूर हो जाता है, उसकी एकता टूट जाती है। इसको रोकने के लिए यूपी 1 के अंदर बिना कोई पद लिए, कोई मंत्रालय लिए, नीतियों के आधार के ऊपर, और नीतियां क्या थी, काम का अधिकार। मुझे याद है हम अपने विश्वविद्यालय के अंदर छात्र हुआ करते थे, तो हमारे लोग मजाक उड़ाते थे कि काम का अधिकार कैसे हो सकता है, क्या सबको काम मिल सकता है? वो मौका आया, वामपंथ ने क्या शर्त रखी कि सबको काम का अधिकार, और कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोलती थी ये सबके लिए नहीं हो सकता, टारगेटेड हो सकता है, गरीब के लिए हो सकता है, कुछ पायलट हो सकता है, कुछ जिलों के अंदर हो सकता है। पर तब के हमारे सांसद, उन्होंने मजबूती के साथ अंदर लड़ा, जो हमारे संगठन थे वो सड़कों पर लड़े और मजबूर किया कि ये काम का अधिकार, और ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कानून है और काम का अधिकार है। वर्तमान में अब स्थिति पूछ रहे हैं, अब तो स्मारक कहा इसी बेसिकली आज की डेट के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला है, ये जो काम का अधिकार की रूह है कि काम का अधिकार कानून, उसी के ऊपर हमला है। बिल्कुल। आज क्या है कि आपको जैसे एक कोई कल्याणकारी स्कीम है उसके तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, और उसकी मंशा बिल्कुल साफ है। जो आप बोल रहे थे, मोदी जी जब आए थे, अब ये पता चलता है कि भाजपा का ग्रामीण भारत के प्रति क्या रूप है, उनकी क्या समझ है। वो जो मनरेगा काम का अधिकार है, जिसने मुझे हक दिया
कि मैं किसी भूस्वामी के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, किसी अफसर के सामने गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, एक कागज के ऊपर लिखकर अर्जी दूंगा, 15 दिन के अंदर उस अफसर की जिम्मेदारी है मुझे काम देना, मुझे हक दिया, कहा तो मैं मांगता था, मुझे हक दिया। उसको ये बोल रहे हैं कि वो एक जीवंत स्मारक के अंदर तब्दील कर देंगे क्योंकि कांग्रेस ने लाया था। और पता नहीं मोदी जी बाकी बातें माने ना माने, पर इसको बड़ी मजबूती से निभा रहे हैं। और निभाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? 4% GDP का होता था जब ये शुरू किया था, आज आपका 0.8 से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इतना नीचे चला गया है। अलग अलग अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए, सबके लिए नहीं, जबकि एग्जिस्टिंग है उसी को बनाए पार्ट्स हैं उनको 100 दिन का रोजगार देने के लिए, केवल 100 दिन का रोजगार देने के लिए वो चाहिए। और कितना मिल रहा है? 86,000 करोड़ रुपया, मतलब एक चौथाई। मतलब समझिए कि जो बहुत बड़ी संख्या है देश की, जिसके परचेजिंग कैपेसिटी पर भी हमला है, जहां से इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया। ये केवल काम का अधिकार नहीं है। आज जो बड़ी चिंता है कि ग्रामीण भारत के अंदर संकट है, हमारी आर्थिकी ठीक नहीं है, वो ठीक होगी कैसे? जो आपने बोला कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी, वो क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी? लोगों की जेब में पैसा आएगा और काम का अधिकार मंडरेगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, रहा है। आपके अलग अलग रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं कि इसने आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, और ये हम नहीं बोल रहे, आपकी संसदीय समिति की अलग अलग रिपोर्ट बोल रही है। वो क्या बोल रही हैं कि हम निर्मला सीतारमण से हर बार प्रश्न पूछते हैं, वो बोलती है कि मांग के आधार पर है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम पैसा दे देंगे, शुरू में 86,000 करोड़ देंगे पर बाद में दे देंगे। संसदीय समिति क्या बोल रही है कि जब शुरू में कम पैसा दिया जाता है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये लगातार कम होता जाता है। और ये पूरी नीतियां हैं, ये मजदूरों को हतोत्साहित करने के लिए है। कुल मिला के मोदी जी ने जो है उसको स्मारक में तब्दील कर दिया है। आज भी 50 दिन से ज्यादा उसमें काम नहीं मिल रहा है। और ये पूरी एक, मैं इसके अंदर बोलना चाहूंगा कि जो पूरी है कि ऑनलाइन हाजिरी होगी, आधार के साथ अटैच कर देंगे और आपके पेमेंट को, हम करप्शन से लड़ेंगे। करप्शन से नहीं लड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा करप्शन कहाँ हो रहा है? गुजरात के अंदर वहां का जो पंचायती राज मंत्री है, उसका बेटे को जेल में पकड़ने जाना पड़ा। 90 करोड़ रुपए का गबन उसने किया था। कैसे रुकेगा वो रुकेगा सोशल ऑडिट के जरिए। और मैं फक्र के साथ बोलता हूं, मेरे देश के अंदर केवल एक राज्य है, केरल, जहां पर 100% सोशल ऑडिट होता है, बाकी कहीं नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जहां होगा, पिछले दिनों 900 करोड़ का घपला पूरे देश के अंदर पकड़ा गया है, इसलिए वो नहीं करवाते हैं। कमजोर करना है ना। 100 दिन का अधिकार चाहिए, अभी कितना मिल रहा है? 50, 52, 49। दिहाड़ी कितनी मिल रही है? 200, 232। संसदीय समिति क्या बोल रही है कि कम से कम 150 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, दिहाड़ी 400 से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के बोला है कि जो दिहाड़ी मापने का, तय करने का, कैलकुलेट करने का तरीका है वो गलत है, वो 2009 का बेस लाइन है। संसदीय समिति बोल रही है कम से कम 2014 को तो लेके आइए। हम नहीं बोल रहे, सरकार की संसदीय समिति की रिपोर्ट बोल रही है, पर सरकार उसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मंशा क्लियर है। और ये केवल सरकार नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है बताने के लिए। एक उद्योगपतियों की बड़ी लॉबी है जो ये बोलती है कि मनरेगा में अगर पैसा देंगे तो हमें रियायतें कैसे मिलेगी। अब इसको हम कंक्लूड करते हुए इस बातचीत को, सवाल चीजों को, सच्चाई को एक तो देखना है, सवाल है कि उससे लड़ना कैसे है। और अभी आपने एक कन्वेंशन आयोजित किया था जो किसानों, खेत मजदूर और मजदूर तीनों संगठनों के जरिए था, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, देखिए, इस समय जो चुनौती है वो चुनौती तीन पक्षों पे है। एक तो बड़ी आर्थिक लड़ाई है, ये जो आर्थिक हमला न उत्तराखंड की नीतियों के चलते, जिसके खिलाफ मोदी जी आए थे कि मैं इसे इतर जाऊंगा, पर हमला तेज किया है एक। और दूसरा हमला है जो हिंदू मुस्लिम का, ये जो फांसीवादी हमारे ऊपर हमला है कि जो इंसान को इंसान नहीं देखता है, उसके धर्म के आधार पे है। और तीसरा ये सामाजिक है, क्योंकि खेत मजदूर जिसका 50% अनुसूचित जातियां से, आपकी जनजातियों से आता है, उसके ऊपर तो रोज का हमला है। और मजे की बात है, ये भाजपा और आरएसएस के लोग जिनके विचार के अंदर है कि ये दोयम दर्जे के नागरिक है, बराबर के नहीं हो सकते, वो उनको उपजातियों के अंदर बांट कर उनको भी लड़ा रहे हैं। वो भी हमारी लड़ाई है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अगर इस लड़ाई को लड़ना है तो ये जो
हिंदुत्व कारपोरेट का नेक्सस गठजोड़। है, गठजोड़ है, जिसका नेतृत्व अमेरिका के अंदर बैठा हुआ पूंजीपति भी करता है, उसके खिलाफ लड़ाई है। और वो लड़ाई केवल खेत मजदूर की नहीं है, वो खेत मजदूर की है, ग्रामीण मजदूर की है, मझोले मजदूर की है, और उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल मजदूर है वो भी साथ होना चाहिए, जिसको हम मजदूर किसान एकता बोलते हैं। और उसी की ये कन्वेंशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे 16 तारीख को हमने दिल्ली के अंदर किया है, जिसमें ये तय किया है अपने अनुभवों के आधार के ऊपर पिछले 10 साल के अंदर जो बड़े आंदोलन इन तीनों वर्गों ने की है, जो उत्पादन करता है, लड़ेगा कौन? जो उत्पादन करता है। सांस्कृतिक लड़ाई होगी, कल्चरल लड़ाई होगी, और उसका आधार बनेगा कौन? चैलेंज करेगा इकोनॉमिक पॉलिसी को? जो उत्पादन करता है। वो जब सड़क पे आता है तो हमने नीति के अंदर बदलाव देखा है। किसान आंदोलन के अंदर जब किसान सड़क पे था, मजदूर उसके साथ आया, खेत मजदूर पहले से था, तब नरेंद्र मोदी को एक कदम वापस जाना पड़ा। जिसको लगता था कि अमृत प्राप्त है, जो मुंह से शब्द निकल के वो वापस नहीं आएंगे, उसको घुटनों पे आना पड़ा, वापस जाना पड़ा। यही इस अधिवेशन का मकसद था कि कैसे इस जो एकता है इसको और मजबूत किया जाए, और आने वाले समय के अंदर इन नीतियों को पहचानते हुए वो कैसे मुद्दों के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं हमारे ग्राम के अंदर, हमारे शहर के अंदर, उन मांगों को पहचान कर भिड़त करनी पड़ेगी, ना केवल सरकार के अंदर, पर सरकार के जो नुमाइंदे शासक वर्ग के अंदर बैठे हैं अलग अलग जगह के ऊपर, उनके भी खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी धरातल के ऊपर। तो दो मुख्य उसके अंदर हमने आह्वान किए हैं। एक 26 नवंबर हम सब जानते हैं, किसान जो आंदोलन का ऐतिहासिक दिन शुरू हुआ था, अभी 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो जिला स्तर के ऊपर एक बड़ी मोबिलाइजेशन करेंगे। एसकेएम का भी कॉल है, संयुक्त ट्रेड यूनियंस का भी कॉल है, उसी दिन हम जानते हैं राष्ट्रीय हड़ताल भी थी, वो एक बड़ा कॉल है जिसके अंदर बृहद एक होगा। पर 19 जनवरी इसलिए कि 19 जनवरी 1982 के अंदर आजाद भारत के अंदर पहली मजदूर किसान एकता की हड़ताल थी, जिसके अंदर 10 लोगों ने शहादत दी थी। मुझे याद है, अभी भी यूपी में चंदौली में जाते हैं, वहां पर एक लाल चौक है जहां पर बताया जाता है कि एक बड़े भाई जो किसान नेता थे, वो उनकी शहादत हो जाती है, झंडा नीचे गिरता है, उनका छोटा भाई जो विद्यार्थी होता है वो झंडे को उठा के उसके अंदर चलता है, उसकी भी शहादत हो जाती है। पूरे देश के अंदर 10 शहादतें दी थी। वो पहली लड़ाई थी जब वर्ग शत्रु पहचाना था, अब वर्ग शत्रु की शक्ल ज्यादा साफ हो रही है। उससे लड़ने के लिए इस दिन के अंदर पूरे देश के अंदर जिला स्तर के ऊपर उग्र आंदोलन, मुद्दों को पहचानते हुए निर्णायक आंदोलन के अंदर हम जाएंगे, ताकि इन नीतियों को न केवल उजागर करें पर एक कदम इनको पीछे भी भाग पाएं। और अगर ये एकता बनेगी तभी हिंदुत्ववादी फासीवादी ताकत को हम रोक पाएंगे। अगर ये एकता बनेगी, जहां मैं इस कार्यक्रम को खत्म करता हूं कि अगर ये एकता बनेगी नहीं, ये एकता जरूर बनेगी। और उसके लिए आपने यहाँ आकर जो विस्तार से इस वर्ग शत्रु को पहचानने का और वर्गीय शोषण का जो रूप है उसको दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।